इंडी गठबंधन के नेता बोल नहीं रहे तो यूपी में कन्नौज के मामले में ममता बनर्जी जैसी नेता चुप है। यानी एक तरह से ऐसा गठबंधन है कि हमारे मामले में तुम मत बोलो, तुम्हारे मामले में हम चुप रहेंगे, और नरेंद्र मोदी का मामला हो ना हो हम मिलकर चिल्लाएंगे। यूपी के कन्नौज का मामला और बड़ा होता जा रहा है भाई। कन्नौज में समाजवादी पार्टी के नेता नवाब सिंह यादव पर रेप की कोशिश का आरोप लगा तो समाजवादी पार्टी समेत पूरी इंडी गठबंधन ने चुप्पी साध ली। समाजवादी पार्टी तो बाकायदा यह साबित करने में जुट गई कि नवाब सिंह यादव के साथ उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये सारी कोशिशें बेकार साबित हुई और आखिर में समाजवादी पार्टी को भी मानना पड़ा कि नवाब सिंह यादव उनका नेता है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि समाजवादी पार्टी के एक रसूखदार नेता पर इतने गंभीर आरोप लगे हैं और पूरा इंडी गठबंधन ऐसे दिखा रहा जैसे कोई बड़ी बात ही नहीं हुई है। अखिलेश यादव एंड टीम भले ही नवाब यादव से किनारा कर, लेकिन नवाब सिंह पर आरोप लगाने वाली पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान दिया है उससे नवाब सिंह यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान में कई खुलासे किए हैं। नवाब सिंह यादव के खिलाफ नई धाराएं जोड़ी जा सकती हैं। नवाब सिंह यादव के खिलाफ रेप की धारा लगाई जा सकती है। जिस नवाब सिंह यादव को आज समाजवादी पार्टी अपना मानने तक से इनकार कर रही है, उसका क्या रसूख है और कितना दबदबा है वो आपको बताता हूं। जब अखिलेश यादव सीएम थे तो नवाब सिंह यादव को कन्नौज में मिनी सीएम कहा जाता था। कन्नौज में समाजवादी पार्टी के बड़े नेता के तौर पर उसकी पहचान थी। नवाब सिंह यादव को किंग मेकर तक कहा जाता था। नवाब सिंह यादव डिंपल यादव का सांसद प्रतिनिधि रहा, यह भी कहा गया। अखिलेश जब कन्नौज से सांसद बने तो नवाब सिंह यादव एसपी में शामिल हुआ। नवाब सिंह यादव समाजवादी लोहिया वाहिनी का जिला अध्यक्ष भी रह चुका है। यानी नवाब सिंह यादव का कन्नौज में डंका बजता था और यह बात खुद कन्नौज के लोग बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी माने ना माने, आप सुनिए कन्नौज के लोग क्या सच्चाई बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी की जो पिछली सरकार रही है, यहाँ आप छोटे छोटे से कार्यकर्ता या किसी भी पब्लिक के आदमी से पूछेंगे, सब बताएंगे। समाजवादी पार्टी में नवाब सिंह यादव की यहाँ स्थिति मिनी मुख्यमंत्री के तौर पर थी। अब बच्चा कन्नौज का जानता है कि नवाब सिंह यादव अखिलेश यादव और डिंपल यादव के बहुत करीब है और मदद भी क्या करते थे और गुंडागर्दी जहाँ करते थे। गुंडागर्दी करते थे? किस तरह की गुंडागर्दी रहती? अरे इधर रहा उनकी बड़ा उनको बोलवाला रहा, बहुत ज्यादा बोलवाला रहा है, उनके बिना कोई काम नहीं होता। नवाब सिंह यादव डिंपल जी के 5 साल के कार्यकाल में उनके प्रतिनिधि रहे और जो समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने लेटर दिया है, ये महा झूठ दिया है। इससे पूरी जनता देखेगी कि समाजवादी पार्टी कितना झूठ बोल रही है। कन्नौज की घटना पर बीजेपी भी लगातार हमलावर है। आज बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधा राहुल और अखिलेश को निशाने पर लिया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि यूपी के 2 लड़के जब से साथ आए हैं तब से अपराधियों के हौसले बढ़ गए। कि यूपी के जो 2 लड़के जो चुनाव के समय कहते थे 2 लड़के, उन लड़कों के साथ के जो लोग हैं वो गलती नहीं अपराध कर रहे हैं। और जब से ये 2 लड़कों की ताकत बढ़ी है तब से अपराधियों की हिम्मत और हिमाकत भी उसी अनुपात में बढ़ती हुई नजर आ रही है। कहां गई प्रियंका गांधी जी जो कहती थी लड़की हूं लड़ सकती हूं, उनके होठ सिले हुए हैं अयोध्या कन्नौज से लेकर कोलकाता तक। राहुल गांधी जी जो कहते थे कि मोहब्बत की दुकान, तो मुझे लग रहा है कि उनकी दुकान में, उनकी उस सियासी दुकान में मोहब्बत अपराधियों के लिए है, मोहब्बत आतंक के आरोपियों के लिए है, मोहब्बत भ्रष्टाचारियों के लिए है, मोहब्बत दंगाइयों के लिए है और मोहब्बत बलात्कारियों के लिए है। अपराधियों को लेकर इन दोनों दलों के बीच में, कांग्रेस और सपा, इन दोनों लड़कों के बीच में कैसी दुरभिसंधि है। वहीं इस मामले में अब नया मोड़ भी सामने आ रहा है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित लड़की की बुआ भी संदेह के घेरे में आ गई है। पुलिस ने कहा कि पीड़ित की बुआ को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा सकती है। जांच आगे बढ़ने के साथ पीड़ित की बुआ से जुड़ी कई बातों का खुलासा हो रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि पुलिस ह्यूमन ट्रैफिकिंग के एंगल से भी मामले की जांच कर रही है। आरोप है कि पीड़ित की बुआ पर भी आरोप लग रहे हैं। पीड़िता ने 164 के तहत बयान दर्ज कराया है, जिसके बाद उसकी बुआ पर भी कार्रवाई की जा सकती है। यानी बंगाल से लेकर यूपी तक में जिस तरह से मामले महिलाओं के उत्पीड़न के सामने आ रहे हैं और उसके बावजूद इंडिया अलायंस चुप है, इसको लेकर कई सवाल। और कन्नौज मामले में इस वक्त बड़ी खबर यह भी आ रही है कि रेप की पुष्टि भी हो गई है। यह बड़ी खबर आ रही है, तो यानी नवाब यादव की मुश्किलें और बढ़ने वाली।
पाठशाला में अब अगली क्लास। चीन की गोद में बैठने गया मालदीव। मोदी ने वो किया कि लौटकर भारत के पास आया। मोदी की वो डिप्लोमेसी जिसने चीन के सपने को चकनाचूर कर दिया। और मोदी ने कौन सा संदेश भिजवाया कि बांग्लादेश हिंदुओं से माफी मांगने पर उतर आया। अब इसका चल। कल हिंडनबर्ग जैसी विदेशी ताकतों की साजिशों का भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। आज भारत की ताकत का एहसास उन लोगों को भी होने लगा जो भारत विरोधी माहौल बनाने में पिछले कुछ समय से पूरा जोर लगा रहे हैं। जैसे आप देखिए कि बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद भी एंटी इंडिया नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई। माहौल बनाया गया कि एक और पड़ोसी भारत के हाथ से निकल गया। वहां हिंदुओं के घरों, दुकानों और मंदिरों पर हमले हो रहे हैं। मालदीव को लेकर भी इस तरह का एक और एंटी इंडिया नैरेटिव सेट करने की पूरी कोशिश हुई थी। आपको याद होगा, कहा गया कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू भारत से दूरी बनाकर अब चीन की गोद में जाकर बैठ रहे हैं। लेकिन आज पाठशाला में आपको बताऊंगा कि कैसे नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी ने एक एक कर हर एंटी इंडिया नैरेटिव की हवा निकाली और जो लोग भारत विरोधी माहौल बना रहे थे वो एक एक करके सरेंडर कर रहे हैं। सबसे पहले बात आपको मालदीव की बताता हूं। आपको याद होगा ना, मालदीव का बड़ा बीच में हंगामा हुआ था जब नरेंद्र मोदी ने इधर फोटो खिंचाई बीच पर, उधर मालदीव जो है वो बार बार कह रहा था इंडिया बाहर जाओ, इंडिया बाहर जाओ वाला हिसाब। कुछ समय पहले तक इंडिया आउट की बात करने वाला मालदीव आज पीएम मोदी की डिप्लोमेसी की वजह से थैंक यू इंडिया कहने लगा है। जिस मालदीव के लिए कहा जा रहा था कि वो चीन के इशारे पर एंटी इंडिया एजेंडा चला रहा है, उसी मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू अब पीएम मोदी की तारीफ करते नहीं थके। जो मोहम्मद मोइजू इंडिया आउट अभियान चलाकर मालदीव की सत्ता में आए, उन्हीं ने अब इस अभियान से दूरी बना ली है। यह है नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी का रौला। मोइजू अब कह रहे हैं कि वो मालदीव में ऐसी किसी चीज की अनुमति नहीं देंगे जो मालदीव सरकार की विदेश नीति के खिलाफ हो। मोइजू ने यह बात उस सवाल के जवाब में कही जिसमें उनसे पूछा गया कि क्या उनकी सरकार इंडिया आउट अभियान को जारी रखने की मंजूरी देगी। अब मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के इस बदले हुए रुख की वजह भी जान ली। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 9 अगस्त से 11 अगस्त तक मालदीव का दौरा किया, जिसे पीएम मोदी की कूटनीति का मास्टर स्ट्रोक बताया जाता, क्योंकि ये मोहम्मद मोइजू के मालदीव की सत्ता संभालने के करीब 9 महीने बाद भारत की तरफ से पहली हाई लेवल विजिट थी। इस दौरे में एस जयशंकर ने मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के साथ ही वहां के दूसरे मंत्रियों के साथ भी बैठक की। इस दौरान एस जयशंकर ने मालदीव में पीने के साफ पानी से जुड़े सबसे बड़े प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। भारत इस प्रोजेक्ट के जरिए मालदीव के 28 द्वीपों में पीने के साफ पानी और सीवरेज सिस्टम का नेटवर्क तैयार करेगा। मालदीव के 28,000 से ज्यादा लोगों को इस प्रोजेक्ट का फायदा मिलेगा। भारत इस प्रोजेक्ट के लिए मालदीव में करीब 920 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। तो जो मोइजू इंडिया आउट के नारे से आए, अब वो इंडिया के सहारे अपने लोगों को पानी पिलाएंगे, वहां सीवरेज की व्यवस्था करेंगे। यह है नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी। अब यह समझना जरूरी है कि भारत और मालदीव के बीच पीने के पानी को लेकर यह डील कितनी इंपॉर्टेंट है। दरअसल मालदीव में 2014 के बाद एक बार फिर बड़े जल संकट से लोग जूझ रहे हैं। लोग पीने के पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। 2014 में भी भारत ने संकट मोचक बनकर मालदीव की मदद की। उस वक्त भारत ने ऑपरेशन नीर चलाकर मालदीव के लिए पीने के पानी की सप्लाई की थी। दिल्ली से एयरफोर्स के C-17 और IL-76 एयरक्राफ्ट की मदद से करीब 374 टन पीने का पानी मालदीव पहुंचाया गया। इस बार भी जल संकट से निपटने के लिए भारत ही मालदीव का मददगार बना है। इसलिए मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू भारत के साथ हुई इस डील से गदगद है। उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मुलाकात की तस्वीरें शेयर की और लिखा कि मालदीव का हमेशा समर्थन करने के लिए भारत सरकार, खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करता हूं। भारत और मालदीव की साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। यह सुरक्षा, विकास और सांस्कृतिक संबंधों में सहयोग के जरिए दोनों देशों को नजदीक ला रही है। भारत और मालदीव मिलकर इस क्षेत्र के लिए एक उज्जवल, अधिक खुशहाल भविष्य बना रहे हैं। यानी जो मोइजू कल तक चीन की गोद में जा बैठा था, वो अब गोद से उतर चुका है, टाटा बाय बाय करके भारत के साथ हाथ मिला रहा है। यह है नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी। हालांकि भारत और मालदीव के बीच मजबूत होते रिश्ते चीन को हजम नहीं हो रहे। हमारे यहां भी कुछ लोगों को नहीं होंगे, लेकिन फिलहाल चीन के बारे में बात करता हूं। जिस तरह मालदीव के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी की तारीफ की, उससे चीन तिलमिला गया। चीन के लिए अब मालदीव के साथ संबंध दूर के अंगूर खट्टे हैं वाली बात हो गई, जिसकी झलक चीन के बयान में दिखी। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि चीन मालदीव के साथ कोई बहुत खास संबंध नहीं रखता है, ना ही उसकी कोई ऐसी इच्छा है, लेकिन भारत चीन का डर दिखाकर जरूर इस इलाके में अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है।
ये वही मोइजू हैं जो भारत आने से पहले यहां गए थे ये जिनपिंग के पास मिलने, तब चीन के लिए ठीक थे। अब नरेंद्र मोदी ने अपनी डिप्लोमेसी से पूरा गेम पलट दिया तो कह रहे नहीं, इससे तो ज्यादा दोस्ती भी नहीं थी, ठीक है रहे किसी के साथ। असल में पिछले साल सत्ता परिवर्तन के बाद मालदीव ने चीन के इशारे पर भारत को तेवर दिखाने की खूब कोशिश की। दोनों देशों के बीच रिश्ते उस वक्त और तल्ख हो गए जब पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इन तस्वीरों को लेकर मालदीव के नेता और मंत्रियों ने पीएम मोदी को खूब भला बुरा कहा। लेकिन जब भारत के लोगों ने मालदीव टूरिज्म का बॉयकॉट करना शुरू किया तो मालदीव को अपनी गलती का एहसास हुआ, क्योंकि मालदीव के टूरिज्म में सबसे बड़ा हिस्सा भारत से पहुंचने वाले पर्यटकों का है और टूरिज्म घटने से पहले से डगमगा रही मालदीव की इकोनॉमी की हालत और भी खराब हो गई, जिसके बाद मालदीव लाइन पर आ गया। वहां की सरकार के सुर बदलने लगे और मालदीव सरकार भारत से पुराने रिश्तों का हवाला देकर मदद की अपील करनी शुरू करने लगी। खुद राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू जून में प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंचे और पीएम मोदी ने भी मालदीव को हर संभव मदद का भरोसा दिया। अब मालदीव के टूरिज्म सेक्टर को सुधारने के लिए भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की 3 दिनों की मालदीव की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच यूपीआई पेमेंट को लेकर भी समझौता हुआ, जिस पर मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीन ने कहा कि यूपीआई समझौते का असर मालदीव के टूरिज्म सेक्टर पर होगा। यूपीआई सर्विस शुरू होने से लोग तुरंत पेमेंट कर पाएंगे, जिससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। असल में मालदीव की जीडीपी में टूरिज्म सेक्टर की हिस्सेदारी करीब 30% है और टूरिज्म मालदीव की विदेश मुद्रा का करीब 60% से अधिक हिस्सा जनरेट करता है। टूरिज्म सेक्टर से ही मालदीव में 70% से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला हुआ है। यानी जब नरेंद्र मोदी ने वो लक्षद्वीप वाला दांव खेला, टूरिज्म का बॉयकॉट हुआ मालदीव का, फिर भी मोइजू चीन के पास गए तो लोगों ने कहा मोदी जी तो खत्म, कुछ नहीं कर पाए। अब बॉस नरेंद्र मोदी इतना हल्का दांव नहीं चलते और ना ही इतनी छोटी सोच के साथ चलते हैं। लंबा विजन, लंबी प्लानिंग, कहां चोट करनी है और भारत का हित कैसे ऊपर रखना है, यह उन्हें बहुत अच्छे से आता है। भारत के साथ रिश्ते पटरी पर आने से मालदीव क्यों खुलकर अपनी खुशी जाहिर कर रहा है, इसके लिए भारत और मालदीव के बीच व्यापार के आंकड़ों को देखिए, जिससे आप समझ पाएंगे कि मालदीव किस हद तक भारत पर डिपेंडेंट है। भारत और मालदीव को अगर आप देखेंगे, उनका जो रिश्ता है वो अगर आप व्यापार की दृष्टि से देखेंगे, भारत मालदीव जो इनका कुल व्यापार है, टोटल व्यापार, वो अगर आप अनुमान लगाइएगा तो वो बैठता है करीब 4165 करोड़ रुपए का, 4165 करोड़। और भारत जो मालदीव को एक्सपोर्ट करता है वो है 4115 करोड़। अब आप समझ जाइए भारत कितना एक्सपोर्ट कर रहा है, और मालदीव से इंपोर्ट भारत खाली करता है 50 करोड़। यानी टूरिज्म, डिफेंस, पानी, साफ सफाई, एयरपोर्ट, स्कूल, कॉलेज, स्टेडियम, पुलिस और आर्थिक स्थिरता, सबके लिए मालदीव भारत पर निर्भर है। कैसे बोल दोगे यार तुम कि इंडिया आउट, इंडिया आउट? तुम खुद क्लीन बोल्ड होके बैठे रहोगे इस पवेलियन में। और सिर्फ मालदीव की बात नहीं है, आप बांग्लादेश की बात करके आपको बताता हूं, जहां एंटी इंडिया माहौल बनाया जा रहा है। भारत से नफरत में हिंदुओं पर हमले हो रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सख्त संदेश के बाद सब लाइन पर आने लगे। वहां की अंतरिम सरकार एक्टिव हो गई और हिंदुओं की सुरक्षा की बातें होने लगी। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस आज ढाका के ढाकेश्वरी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने हिंदू समुदाय के लोगों से मुलाकात की। ढाकेश्वरी मंदिर में मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश के लोगों के धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करने की अपील की। मोहम्मद यूनुस ने कहा कि वो ऐसा बांग्लादेश चाहते हैं जो एक परिवार की तरह हो और परिवार के भीतर भेदभाव और झगड़े का सवाल नहीं होता। उन्होंने आगे कहा कि हम सभी बांग्लादेश के लोग हैं और ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि सब यहां शांति से रह सकें। मोहम्मद यूनुस ने कहा कि कानून सभी के लिए समान है, समाज में इस तरह के भेदभाव की जरूरत नहीं है, इसे दुरुस्त करना होगा, इस बीमारी को जड़ से खत्म करना होगा। देश के सभी लोगों के लिए एक कानून और एक संविधान होना चाहिए। टोन ही चेंज हो गया भाई, बांग्लादेश अब हिंदुओं से माफी मांग रहा है। इससे पहले बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में गृह मामलों के सलाहकार सखावत हुसैन ने हिंदू समुदाय को सुरक्षा देने में नाकाम रहने के लिए हाथ जोड़कर माफी मांगी। सखावत हुसैन ने कहा वो अपने अल्पसंख्यक भाइयों से माफी मांगते हैं। बांग्लादेश अराजकता के दौर से गुजर रहा है, पुलिस खुद अच्छी स्थिति में नहीं है, इसलिए वो समाज से अपील करते हैं कि अल्पसंख्यकों की रक्षा करें, वो हमारे भाई हैं और हम सभी एक साथ बढ़े हुए हैं। यही नहीं, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने उन लोगों पर कार्रवाई करने का भी भरोसा दिया है
जिन्होंने हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा और उन पर हमले किए। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में धार्मिक मामलों के सलाहकार खालिद हुसैन ने कहा कि सरकार उन मंदिरों की लिस्ट बना रही है जिन्हें तोड़ा गया है, जहां लूटपाट की गई है। ऐसे मामलों को निपटाने के लिए एक फास्ट ट्रैक कमेटी बनाई जा रही है। जिन्होंने नुकसान किया है उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और जुर्माना भरना पड़ेगा। और यह सब पीएम मोदी के उस ट्वीट का असर है जिसने बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं को हिम्मत दिलाई। मुझे पूरी उम्मीद है बैक चैनल डिप्लोमेसी भी हुई है। भारत की तरफ से साफ साफ कहा गया कि बॉस ये हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, संख्यकों के साथ जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। और नरेंद्र मोदी ने तो ट्वीट में लिख दिया खुलकर दुनिया के सामने। उनको हिंदू वर्ड लिखने से दिक्कत थोड़ी है, जैसे हमारे यहां के दूसरे नेताओं को दिक्कत है, हिंदू लिख ही नहीं पाते हैं। ऐसा लगता है हिंदू की स्पेलिंग ही नहीं आती है। हिंसा के विरोध में हजारों की संख्या में हिंदू सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन किया। असल में प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर बनने पर मोहम्मद यूनुस को बधाई दी थी और साफ कर दिया था कि बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के मुद्दे पर भारत सरकार गंभीर है। ये हमने साफ साफ लिखा कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को उनकी नई जिम्मेदारियां संभालने पर मेरी शुभकामनाएं। हम हिंदुओं और दूसरे सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सामान्य स्थिति में जल्द से जल्द वापसी की उम्मीद करते हैं। इसके आगे पीएम मोदी ने लिखा कि भारत शांति, सुरक्षा और विकास के लिए दोनों देशों के लोगों की साझा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बांग्लादेश के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। यानी क्लियर मैसेज दे दिया नरेंद्र मोदी ने कि ये जो चल रहा है ये बर्दाश्त नहीं होगा बॉस, ठीक कर लो। मालदीव और बांग्लादेश ही नहीं, नेपाल को लेकर चलाए जा रहे एंटी इंडिया नैरेटिव की भी अब धज्जियां उड़ रही। केपी शर्मा ओली के फिर से नेपाल का प्रधानमंत्री बनने के बाद से यह नैरेटिव भी चलाया जा रहा था। यह भ्रम फैलाया जा रहा था कि केपी शर्मा ओली चीन के समर्थक हैं और भारत के विरोधी। लेकिन पीएम मोदी की डिप्लोमेसी ने इस नैरेटिव को भी फेल कर दिया। केपी शर्मा ओली ने हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को नेपाल का दौरा करने का निमंत्रण भेजा। यही नहीं, हाल में केपी शर्मा ओली की पार्टी सीपीएम यूएमएल ने भी साफ कर दिया कि भारत विरोधी रुख को अपनाकर नेपाल अपने लोगों के हितों को आगे नहीं बढ़ा सकता। यानी पड़ोस में हर एक देश जो बर्बाद हो रहा है उस आग से भारत बचा हुआ भी है। और नरेंद्र मोदी किसको कैसे टाइट करना है, लाइन पर लाना है, भारत के हित को ऊपर रखते हुए यह भी बखूबी निभा रहे हैं भूमिका। पाठशाला में अब अगली क्लास, क्या बांग्लादेश की तरह पाकिस्तान में भी तख्ता पलट होने वाला है? पाकिस्तान की सड़कों पर बांग्लादेश जैसी भीड़ क्यों दिख रही है? क्या पाकिस्तान और चीन के होश उड़ाने वाली तस्वीरें आ गई हैं? अब इसका चर्चा।